आज हम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी की मेजरमेंट, नेशनल इनकम क्या होती है, रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट अप्रोचेज हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच है, इनकम अप्रोच है। तो आज हम जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, रियल और नॉमिनल जीडीपी, ग्रांट अप्रोच, डिफरेंट जो अप्रोचेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ जीडीपी हैं उनको पढ़ेंगे। और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जीडीपी क्या होता है और इसकी जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो जीडीपी की कंप्यूटेशन के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। तो जीडीपी को मेजर करना और उसके बारे में जानना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप इकोनॉमी के हवाले से पढ़ रहे होते हैं, और या बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स आपका मोटिव होता है। तो जीडीपी आपको पता है हर डिस्कशन का हिस्सा होता है, और किसी भी कंट्री की हेल्थ को जांचना हो तो जीडीपी का ही कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो बहुत सारे कंपैरिजन्स, जो लोकल कंपैरिजन्स हैं और इंटरनेशनल कंपैरिजन, दो मुल्कों का, मुख्तलिफ रीजन्स का कंपैरिजन हम करते हैं, तो उसमें हम आम तौर पे जीडीपी को ही एक स्टैंडर्ड मानते हैं। तो इसी तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हम जीडीपी को मद्देनजर रख के स्टडी कर रहे होते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जीडीपी किस तरह से चेंज हो रहा है, वो हमें बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। आमतौर पे रिसेशन का लफ्ज आपने भी सुना होगा, हम यूज करते हैं। तो ये भी जीडीपी के साथ लिंक है। जब जीडीपी बिल्कुल बैठ जाता है, जब वो फॉल कर जाता है, तो उसको हम रिसेशन बोलते हैं। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? ये एक अप्रोच है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल आउटपुट या इनकम। फॉर एग्जांपल जीडीपी, जिसको ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा जो जीडीपी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्तलिफ इसके मेजरमेंट की कैटेगरीज हैं, अप्रोचेस हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो इनकम है इनटू द इकोनॉमी उसको शो कर रहा होता है। तो ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स इन एन इकोनॉमी या एजेंट्स, उनको हम शो कर सकते हैं सर्कुलर फ्लो डायग्राम के थ्रू, जिसमें जो मुख्तलिफ इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, या उनके जो आपस में आपस के ताल्लुकात हैं या रिलेशनशिप्स हैं, उनको हमने देखना हो तो सर्कुलर फ्लो के थ्रू हम देख सकते हैं। तो जो सर्कुलर सर्कुलर फ्लो डायग्राम है, इट समराइजेस द ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स। और वो कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं जो बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो फॉरेनर्स हैं। तो ये है हमारी एक सर्कुलर फ्लो डायग्राम जो सिंपल है, जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, राइट साइड पे हाउस होल्ड्स हैं और इस साइड पे फर्म्स हैं। अब हाउस होल्ड्स जो हैं वो अपने वो रिसोर्सेज या जो उनके पास सर्विसेज हैं वो लेके जाते हैं फैक्टर्स मार्केट या रिसोर्स मार्केट के अंदर। ये देखें, लैंड, लेबर और कैपिटल, वो रिसोर्स मार्केट के अंदर लेके जाते हैं। जबकि जो फर्म्स हैं, जो चीजें वो बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो उनको लेके जाते हैं गुड्स मार्केट या मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक सर्कल है, आप देख सकते हैं चीजों का सर्कल। ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चल रहा है, जबकि जो मनी का सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हाउस होल्ड्स अपनी लेबर या लैंड या कैपिटल वो रिसोर्स मार्केट में लेके आते हैं, और यहाँ से जो फर्म्स हैं वो इनसे ये चीजें खरीद लेती हैं। तो उनको वो पे करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। इसी तरह से जो हाउस होल्ड्स इधर अपनी चीजें लेके आते हैं रिसोर्स मार्केट के अंदर, तो रिसोर्स मार्केट से जो वेजेस और रेंट और इंटरेस्ट मिल रही होती है, तो ये सर्कुलर फ्लो मॉडल है जो इनकम की जनरेशन में और उसकी सर्कुलेशन के अंदर आप को हेल्प करता है कि इनकम कैसे जनरेट होती है और वो कैसे सर्कुलेट करती है विद इन द इकोनॉमी।
तो फर्म्स रिसोर्स मार्केट या फैक्टर मार्केट से इनपुट्स लेती हैं, चीजें बनाती हैं और गुड्स मार्केट में लेके जाती हैं, और वहां से जो हाउस होल्ड्स हैं वो चीजें लेके अपने पास लेके आते हैं, और वहां पे वो कास्ट पे करते हैं, स्पेंडिंग। जो हाउस होल्ड्स पैसे पे करके चीजें ले रहे होते हैं, और वो पैसे हाउस होल्ड्स कहाँ से लेते हैं? जो अपनी लेबर, लैंड और कैपिटल रिसोर्स मार्केट में वो सेल कर रहे होते हैं या ऑफर कर रहे होते हैं, वहां से पैसा उनको मिलता है, और वो गुड्स मार्केट के अंदर चीजें परचेज करने में वो लगा देते हैं। इसी तरह से यहाँ से जो फर्म्स हैं, गुड्स मार्केट में से जो फर्म्स हैं, वो अपना रेवेन्यू, चीजें बेचने के बाद जो पैसे उनको मिलते हैं वो लेके अपने पास आ जाती हैं, और उस रेवेन्यू में उनका कोई प्रॉफिट होता है, बाकी वो पैसे इनपुट्स खरीदने में लगा देते हैं। तो ये जो आप येलो लाइन है, ये क्लॉकवाइज है, ये चीजों की मूवमेंट को शो कर रहा है, और जो ग्रीन लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो पैसों की मूवमेंट को शो कर रहा है। और ये सारा सर्कल है जो आपकी नेशनल इनकम को डिटरमिन करता है, उसकी कैलकुलेशन में आपको हेल्प करता है। यहां से हमें आइडिया हो सकता है कि हाउस होल्ड्स ने कितने पैसे कमाए या खर्चे, और दूसरी तरफ फर्म्स ने कितने पैसे कमाए या खर्चे। तो इन सब को अगर हम एड अप कर लें तो हमारे पास जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो ब्लू साइड है और लाइट ब्लू साइड, यहाँ से भी इसमें जो ये नीचे वाला पोर्शन है फर्म्स, और ये चीजों के यहाँ से ये लेबर, लैंड, कैपिटल, ये मूव कर रही हैं, इनपुट्स की मूवमेंट है, और इसके ऊपर जो है वो चीजों की मूवमेंट है। चीजें या तो हाउस होल्ड्स गुड्स मार्केट से लेके आ रहे हैं, या फर्म्स चीजें लेके जा रही हैं। जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो या तो हाउस होल्ड्स लेबर या इनपुट्स जो उनके पास हैं, कैपिटल है, सरमाया है, वो सप्लाई करते हैं, या फिर फर्म्स वहां से आके लेके जाती हैं। अब आप देखें, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? इसमें जो हाउस होल्ड्स हैं, जो लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हाउस होल्ड फर्म्स हैं, उनको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। इसी तरह से नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेट सेक्टर, ये वो सारी प्राइवेट और पब्लिक कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की या प्राइवेट कंपनीज, जो चीजें बनाती हैं और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट के अंदर सप्लाई करती हैं, उनको नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सेक्टर्स। और गवर्नमेंट सेक्टर आपको पता है, जितनी भी फेडरल या प्रोविंशियल या रीजनल या लोकल गवर्नमेंट्स हैं या सोशल सिक्योरिटी फंड्स हैं, उनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे जिला काउंसिल है या सिटी काउंसिल है या यूनियन काउंसिल या सूबा है या फेडरल नेशनल गवर्नमेंट है, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर है। और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सेक्टर्स, ये जितने बैंक्स हैं या इंश्योरेंस कंपनी हैं जो पैसे के हवाले से काम कर रही होती हैं, जिनका रोल या जिनका काम पैसे के साथ लिंक्ड है, वो उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो फर्ज करें अगर हम पाकिस्तान को ले रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वर्ल्ड शामिल है, पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुल्क हैं, जितने भी लोग हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। कन्वेंशंस अबाउट कैपिटल स्टॉक, ये क्या होते हैं? आपको आपको याद होगा, हमने कैपिटल की भी बात की थी, कैपिटल भी एक इनपुट होती है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कैपिटल के हैं, वो एक मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल होता है, मसलन उसमें इक्विपमेंट्स या प्लांट्स या मशीनरी विच आर ओन्ड बाय बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, मसलन सड़कें हैं, रेलवेज है, पीआईए है, जहाज हैं, ये सारे या इक्विपमेंट्स हैं या एसेट्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज, मसलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनका अपना प्लांट है, वो उनका फिक्स्ड एसेट है, या उनकी बिल्डिंग है, या रिहायशें हैं, या सॉफ्टवेयर्स हैं, या हार्डवेयर्स हैं, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, और इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल।
इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? ये स्टॉक्स हैं रॉ मटेरियल के या बनी हुई चीजों को, जब तक कि वो बन के बिक ना जाए। तो इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी हो सकता है। मसलन कपड़ा बनाने वाली जो जो फर्म है, उसके पास रॉ कॉटन भी हो सकती है, उसके पास धागा भी हो सकता है, उसके पास वो सादा जो बेसिक वो फैब्रिक है वो भी हो सकता है। तो वो इनका रॉ मटेरियल है, वो इनके पास पड़ा रहेगा, वो भी इन्वेंट्री। और जब चीजें बन जाएं तो वो फौरन तो नहीं बिक जाती ना, तो वो कुछ दिन उनके पास पड़ी रहेंगी, या जो बिक जाएंगी वो तो बिक गई, जो नहीं बिकेंगी वो इनके पास स्टोर के अंदर पड़ा रहेगा। तो ये जो उनके पास रॉ मटेरियल है या जो चीजें अभी तक नहीं बिकी, उनको हम बोलते हैं इन्वेंट्रीज। ये भी हमारे जीडीपी के अंदर इनको भी हम शामिल करते हैं। और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो लोगों के पास घरों के अंदर ड्यूरेबल गुड्स हैं, मसलन बाइक है, गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, ये सारी ड्यूरेबल गुड्स हैं। चीनी वो ड्यूरेबल गुड नहीं है, वो तो इस्तेमाल होनी है, वो ले आए खत्म हो जाएगी। ड्यूरेबल गुड्स हैं जो सालों तक चलती हैं, तो वो एसेट बन जाता है। चीनी को आप एसेट नहीं बना सकते, कपड़े को आप नहीं बना सकते। जो टूथपेस्ट है या पानी है या मिसाले हैं, ये कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है। मसलन यूरो यूरो एरिया में 2013 के अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल स्टॉक था, मशीनरी और इक्विपमेंट, वो उनकी हम अगर वैल्यू लगाएं तो वो 4.28 ट्रिलियन ऑफ यूरो। बिल्डिंग और स्ट्रक्चर वो 11.6 ट्रिलियन यूरो। इसी तरह से कल्टीवेटेड एसेट्स एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो 0.41 ट्रिलियन डॉलर ट्रिलियन यूरोज। डिवेलिंग्स जो घर हैं या रिहायशें हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 14.29। डिवेलिंग्स गवर्नमेंट की जो जो रिहायशें हैं या वो उनके बिल्डिंग्स हैं या ऑफिस हैं, उसको अगर हम देखें तो वो 2.43 ट्रिलियन यूरोस के थे। तो टोटल जो है वो 33.07 ये यूरो एरिया का एक है, एक फिगर है, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये है एडिशन टू स्टॉक ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है कि पैसे रखे रहना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें आप कितना ऐड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। एडिशन टू स्टॉक्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। पैसे वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, नॉन फाइनेंशियल हैं कि आप गाड़ी लेते हैं या कोई नया प्लांट लगाते हैं, तो ये एडिशन हो रहा है आपके स्टॉक्स में। ग्रास इन्वेस्टमेंट क्या है? जो आपका टोटल फ्लो है इनटू द कैपिटल कैपिटल स्टॉक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं ग्रास इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप माइनस कर दें, कोई वेयर एंड टेयर होती है, कोई चीजें टूटती हैं, उनका यूज करने से जो उनकी वैल्यू में कमी आती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, आपने फर्ज करें गाड़ी ली है, साल आपने यूज की, या आपने प्लांट साल के शुरू में लिया 5 लाख का, तो साल पूरा यूज होगा तो साल के एंड पे वो 5 लाख का नहीं होगा। तो आप फर्ज करें 50,000 की उसकी वेयर एंड टेयर होगी, तो साल के एंड पे जो नेट इन्वेस्टमेंट रह जाएगी वो 4,50,000 होगी। तो ये डेप्रिसिएशन है। इट इज द डिक्रीज इन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो किसी भी चीज में जो आपके पास है उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाना या उसकी क्वालिटी में कमी आ जाना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आप एक नई चीज बायर पूरा साल खड़ा रखेंगे तो उसकी क्वालिटी में भी कमी आएगी, जरूरी आएगी, लेकिन साथ में उसकी क्वांटिटी में भी कमी आ सकती है जब वो पूरा साल बाहर खड़ी रहेगी। इसी तरह आपके पास कोई और कैपिटल स्टॉक हो सकता है, तो उसमें ओवर द टाइम पोस्ट चीजें चेंजेस आती हैं। वो क्वालिटी की भी चेंजेस हो सकती हैं, वो क्वांटिटी की भी चेंजेस हो सकती हैं। तो अब हम डिफाइन करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। तो ये
एक मेजर है ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आमतौर पे ये पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है, 1 साल का। तो जीडीपी क्या है, ये एक मुल्क के अंदर बनने वाली जो फाइनल गुड्स हैं, दरमियान वाली गुड्स नहीं है। मसलन कपड़ा है ना, तो ये फाइनल गुड है। धागा, धागे से पहले रॉ कॉटन, तो धागे की हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम कॉटन की बात करेंगे। हम फाइनल गुड जो कपड़ा है, कितने गज कपड़ा बना है, उसकी हम बात करेंगे। तो इसी तरह से दूध है, तो दूध फाइनल गुड नहीं है। हम अगर ले रहे हैं ये क्रीम या घी ले रहे हैं, तो वो फाइनल गुड है। हमने फर्ज करें 5 किलो से 1 किलो घी बनाया है, तो हम घी की वैल्यू लगाएंगे, ना कि जो 5 किलो दूध की पहले वैल्यू काउंट करें और फिर दोबारा हम 1 किलो घी जो उससे बना है उसकी वैल्यू। ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ फाइनल गुड की बात करनी है। लकड़ी एक दरख्त है, उसको काटा, उसकी वैल्यू है। उससे एक फर्नीचर बन गया, तो हमने, या तो अगर लकड़ी एज सच वो जल गई है उसकी प्राइस, लेकिन अगर लकड़ी को हमने फर्नीचर में यूज किया है तो हम फर्नीचर की वैल्यू वो काउंट करते हैं जीडीपी के हवाले से। तो ये आम तौर पे 1 साल के लिए होता है और विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर्स, एक मुल्क के हदूद के अंदर अंदर। तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये या आपके सामने है सम ऑफ द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ईयर। तो ये इसका फार्मूला है, समेशन बी आई। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, समेशन सम ऑफ ऑल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वी आई का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ आई नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आई कितनी हो सकती हैं, वो 1 से लेकर n तक। वो 100 भी हो सकती हैं, वो 50 भी हो सकती हैं, हमें नहीं पता। और ये वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू आती है जब हम किसी चीज की क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी आई इंटू क्यू आई, हर जो डिफरेंट आईज हैं, फर्ज करें हमने बात की गाड़ियों की, 5 गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं, तो एक गाड़ी कितने की है, हमने वो एक गाड़ी है 10 लाख की। तो जीडीपी कितना होगा, 5 को हम 10 जो उसकी प्राइस है 50 लाख, प्लस ये गाड़ियों की वैल्यू होगी, प्लस फर्नीचर के 10 बेड बने हैं और एक बेड है 1 लाख का। तो बेडों की वैल्यू कितनी है, बेड्स की 10 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करें, 10 लाख, उसको प्लस कर दें, तो इस तरह से आपके पास जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमने जैसे बात की कि जीडीपी हम लेते हैं मार्केट वैल्यू। तो फॉर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी वी कैन सिंपली रेफर टू द मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो ये जो हमने बेड की बात की है, फर्नीचर की बात की है, गाड़ी की बात की है, इनकी हम मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू लेते हैं, जिसको हम ऐड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। और एक तो मार्केट वैल्यू हमने लेनी है, दूसरा हम क्या लेते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं जो कि रेडी फॉर यूज है और देर इज नो नीड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मसलन आटा है, ये फाइनल गुड नहीं है। आटा से जो रोटी बननी है वो है फाइनल गुड। तो हमने रोटी की वैल्यू देखनी है, ना कि आटे की। तो ये तो है, हो ही नहीं सकता कि हम आटे की वैल्यू अलहदा कैलकुलेट करें और फिर जो उससे रोटी बने उसकी वैल्यू। ऐसा नहीं है, इस तरह से कंफ्यूजन होगा और ये गलत हम नतीजे पे पहुंचेंगे। तो हमने जो फाइनल गुड है जिसकी देर इज नो नीड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब रोटी बन गई है, सालन बन गया है, सब्जी है खाली, उससे आपने सालन बनाया है, तो अब सालन के बाद वो इट इज रेडी फॉर यूज, देर इज नो नीड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमने फाइनल गुड लेनी है। इसी तरह से इंटरमीडिएट गुड मैंने आपको बताया है, उसकी हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे चाय है, वो फाइनल है, लेकिन सिंपल दूध वो इंटरमीडिएट है। आटा या दाने वो इंटरमीडिएट हैं, दानों से आटा बनेगा, आटे से रोटी बनेगी।
या दानों से मैदा बनेगा, मैदे से बनेगा समोसा, ठीक है। या आलू, आलू से चिप्स, तो चिप्स फाइनल गुड है। तो इसी तरह से किन्नू है, किन्नू से उसका जूस, या मैंगो है, आप अगर उसको ऐसा खाते हैं तो फाइनल है, लेकिन अगर आपने उसका जूस बनाया है तो फिर जूस की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, हमने जूस की वैल्यू लेनी है। तो हम जो जीडीपी है उसकी वैल्यूएशन में इंटरमीडिएट गुड्स को हम शामिल नहीं करते, अगर करेंगे तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो फाइनल गुड्स क्या होती हैं? दे आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज एंड देयर इज नो नीड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और दे डोंट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फर्ज करें, ये देखें, व्हीट 1 यूरो की है, उससे बना आटा वो 2 यूरो का है, और उससे बनी ब्रेड वो 3 यूरो की है, और जो ब्रेड है उससे बना सैंडविच वो 4 यूरो का है। तो जीडीपी कितना होगा? जीडीपी 4 होगा। हमने फाइनल गुड की बात देखनी है, हमने इंक्लूड नहीं करना। तो अदरवाइज ये बन जाएगा हमारे पास 10, तो गलत है। हमने ये जो फाइनल है उसको देखना है।